हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एप्लाइड फिजिक्स चैनल पर। आज की इस वीडियो में हमने फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं। 2022 में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं, उनको आपको समझना है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस वीडियो से आप इनके जो फॉर्मूले हैं वो भी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो पहले चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, दूसरे चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तीसरे चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो इस तरह से उन फॉर्मूले को रिवाइज भी कर पाएंगे। यानी आप लोगों का इस वीडियो से रिवीजन भी होगा, साथ ही साथ आप ये भी समझेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो देखिए, समझिए, यहाँ पर हमने पहला चैप्टर जो लिया है वो है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पहले चैप्टर की शुरुआत होती है। तो देखिए, कूलाम्स लॉ में आपका जो फॉर्मूला है ये F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये एप्सिलॉन नॉट की विमा और मात्रक ये भी अलग से पूछा जाता है, इसलिए इस फॉर्मूले को याद करते समय एप्सिलॉन नॉट की विमा और मात्रक को भी आपको याद करना होगा। तो इसमें क्या है, कूलाम्स लॉ ने ये बताया है कि दो आवेशों के बीच की दूरी r हो, यहाँ Q1 यहाँ Q2 हो, तो इनके बीच में कितना बल लगेगा तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। चलिए देखो, दूसरा टॉपिक कौन सा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है E बराबर F/Q0। मात्रक है क्योंकि F का मात्रक न्यूटन हो गया, Q आवेश है, इसका मात्रक कूलाम हो गया। तो यहाँ पे Q0 है परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज है। तो इससे हम डेफिनेशन फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप डेफिनेशन भी बना पाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, E बराबर F/Q0। हम यहाँ से कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। यानी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला याद है तो दूसरी तरीके से भी इसकी हम डेफिनेशन को बना पाएंगे। यदि फॉर्मूला याद है तो हम कहेंगे वैद्युत बल F और परीक्षण आवेश Q0 बटे को कहेंगे अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट जो लेके चल रहे हैं वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका देखिए फॉर्मूला क्या है, P बराबर Q इंटू 2L। Q का मात्रक हो गया कूलाम, L आपकी लंबाई है तो इसका मात्रक हो गया मीटर, यानी कि कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो P बराबर Q इंटू 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, थोड़ा सा हम रिवाइज करा रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूले रिवाइज भी होते रहें। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो आवेश जो होते हैं, एक तरफ -Q आवेश, एक तरफ +Q आवेश, और बीच की जो दूरी होती है वो 2L होती है। तो इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, मतलब डाइपोल, यानी कि एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, तो दो ध्रुव बन गए हैं। तो हम कहेंगे ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया है। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा बीच की दूरी 2L, इसके अंदर गुणा हो रहा है तो के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ऐसे आप डेफिनेशन बना सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला याद है तो। तीसरा पॉइंट इसमें देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता के लिए फॉर्मूला। यानी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर निकालना है। ये समझ के चलेंगे कि मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है तो एक तरफ हम -Q रखें, एक तरफ +Q, और बीच की दूरी को हम कहेंगे 2L। तो अब ये तो बन गया है वैद्युत द्विध्रुव। अब इसकी अक्ष पे निकालना है तो अक्ष पे हम कुछ दूरी चलेंगे, मान लीजिए यहाँ से R दूरी चल रहे हैं, तो इसकी अक्ष पर हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला है। दूसरा टॉपिक है इसकी निरक्ष पर। निरक्ष के लिए हम ऊपर एक बिंदु लेते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, तो एक बिंदु हमने ऊपर लेते हैं, तो ये हमारा डेरिवेशन करते हैं, तब इसका हम डायग्राम इस तरह से बनाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की अक्ष पर तीव्रता का फॉर्मूला है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P/RQ। यहाँ पर E आपकी तीव्रता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी आप वैल्यू देखो जानते होंगे कि इतनी आपको वैल्यू याद करनी है,
9 गुणा 10 की घात 9, ये इसकी वैल्यू होती है। तो 2p अपॉन आर, p है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, r है आपकी दूरी। दूसरा टॉपिक है इसी में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा। इसके लिए देखिए क्या है, E बराबर 1/4πε0 के इंटू पी अपॉन आर क्यूब। दोनों के फॉर्मूले को, अक्ष और निरक्ष को कैसे याद कर पाएंगे कि अक्ष पे फॉर्मूला होता है 2p अपॉन आर क्यूब, इसमें अंतर क्या है, इसमें केवल p अपॉन आर क्यूब है। पहला अक्ष के लिए है, दूसरा निरक्ष के लिए फॉर्मूला है। तो हम इनमें से कई बार डेरिवेशन पूछा जाता है, अक्ष पर और निरक्ष के लिए फॉर्मूला। देखिए अगला टॉपिक है इसमें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव, इसको हम वैद्युत द्विध्रुव मानेंगे तो एक तरफ माइनस क्यू एक तरफ प्लस क्यू। यदि इसको हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखें, यानी इधर से वैद्युत क्षेत्र है इसमें चारों ओर, यहाँ तो वैद्युत क्षेत्र में जैसे ये द्विध्रुव को रखेंगे तो इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण लगेगा। बल युग्म का आघूर्ण मतलब ऐसा बल युग्म आघूर्ण जिसको घुमाने का प्रयास करे। एक तरफ बल लगेगा F इधर, एक तरफ बल लगेगा इधर, तो इसमें दो बल लग गए। बल की दिशा एक की इधर होगी, एक की इधर होगी, तो इसे कहेंगे बल युग्म। तो वो इसे घुमाने का प्रयास करेगा, इसलिए कहेंगे बल युग्म का आघूर्ण। इसके लिए फॉर्मूला है टाउ बराबर ई पी साइन थीटा। टाउ का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो ये फॉर्मूला भी छोटा सा डेरिवेशन है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। दूसरा है वैद्युत फ्लक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका वैद्युत फ्लक्स। फ्लक्स को हम थोड़ा सा बताएं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है कि किसी बंद पृष्ठ को, माने काल्पनिक बंद पृष्ठ को, जैसे कि गुब्बारे के अंदर आवेश को रख दें तो आवेश में से बल रेखाएं चारों तरफ निकलें, तो किसी बंद पृष्ठ या काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स है क्या, वैद्युत फ्लक्स एक बल रेखाओं की टोटल संख्या है। तो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई कहते हैं। इसका फॉर्मूला है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको हम थोड़ा सा चेंज करें तो समाकलन से, इंटीग्रेशन से ये डी को हटा देंगे, हट जाता है समाकलन से डी, तो आपका रह जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो वेक्टर के फॉर्मूले से इसको खोला जाए तो जैसे ही वेक्टर को हटाते हैं तो cos थीटा आ जाता है। तो फाई ई का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं ई ए cos थीटा। आगे आप देखेंगे इसमें से गॉसकीय प्रमेय। गॉसकीय प्रमेय का फॉर्मूला है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। गॉसकीय प्रमेय का डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक्स में। तो फाई ई का क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ये डेरिवेशन करने के लिए आता है। तो इस बंद पृष्ठ के लिए गॉस जी ने, वैज्ञानिक गॉस ने वैद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला निकाला है। तो ये फॉर्मूला फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट भी होता है, और हमने ये फाई का अभी पढ़ा है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो फाई ई के लिए हमारे दो फॉर्मूले बन गए हैं, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट भी और ये भी। तो ये है गॉसकीय प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोगों में एक तो आपका ये डेरिवेशन है, दूसरा आपका ये डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन जो है आपके, ये जो हैं गॉसकीय प्रमेय के अनुप्रयोग में हैं। ये जो पहला है ये अनंत लंबाई के तार के लिए डेरिवेशन आता है। तो आपको यदि फॉर्मूले याद हैं तो आपको उसका फिगर बना के, चित्र बना करके, चित्र के बारे में कुछ लिखकर और इस फॉर्मूले को लिख देते हैं तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, यदि आप डेरिवेशन नहीं कर पाते हैं तो। अब आगे देखेंगे दूसरा गॉसकीय प्रमेय में सबसे इंपॉर्टेंट है अनंत चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी एक चादर होती है, एक बहुत बड़ी चादर, उसके लिए फॉर्मूला निकाला जाता है। तो अब देखिए, अब दूसरा चैप्टर है आपका वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो वैद्युत विभव हम समझते हैं कि वैद्युत विभव क्या है, ये हम कहते हैं कि हमारे यहाँ के 220 वोल्टेज आ रहे हैं या 230 वोल्टेज आ रहे हैं, तो वही जो वोल्ट है वो वैद्युत विभव का मात्रक होता है। तो हमारे यहाँ जो वोल्टेज दिखाए जाते हैं वो वास्तव में विभव नहीं, विभव का अंतर होता है, वोल्टेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ वैद्युत विभव का फॉर्मूला है W बटे क्यू नॉट। मात्रक है इसका वोल्ट, और इसका दूसरा मात्रक हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जूल हो गया W का, प्रति आवेश का हो गया कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। इसकी विमा भी इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। तो यहाँ से हम V बराबर W बटे क्यू नॉट से डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश को
अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W ही वैद्युत विभव कहलाता है। यानी आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो कुछ किए गए कार्य को ही हम W को ही कहते हैं वैद्युत विभव। ऐसे डेफिनेशन बनाई जा सकती है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ये आपका डेरिवेशन है। V बराबर है 1/4 के इंटू Q अपॉन R वोल्ट। ये एक बिंदु आवेश के कारण डेरिवेशन निकाला जाता है। आगे है देखो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर क्या निकालना है, विभव। ऊपर हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता के लिए फॉर्मूला था, यहाँ वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विभव के लिए फॉर्मूला है। तो ये क्या है, V बराबर 1/4 इंटू P अपॉन R स्क्वायर। देखो दोनों में अंतर ये है कि वहाँ पे R क्यू होता था, यहाँ पे R स्क्वायर होता है। निरक्ष के लिए हम वैद्युत विभव निकालते हैं तो वो 0 निकलता है, तो अक्ष वाला ही आपको सही से डेरिवेशन को तैयार करना है। आगे टॉपिक है विभव प्रवणता। इसके लिए फॉर्मूला है dV अपॉन dr वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। क्योंकि V क्या है, dV क्या हो गया, वोल्टेज में डिफरेंस यानी वोल्टेज में परिवर्तन। जैसे यहाँ से हम कुछ दूरी जैसे इधर बढ़ रहे हैं, यदि वोल्टेज यानी कि विभव में अंतर हो रहा है, विभव में परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहेंगे दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। तो R क्या मतलब दूरी, तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे तैयार कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका विभव प्रवणता और तीव्रता में संबंध क्या होता है। तो हम जानते हैं कि तीव्रता को E से कहते हैं और विभव प्रवणता को हम लिखते हैं dV अपॉन dr। तो जो तीव्रता में जो संबंध है ये है E बराबर माइनस के dV अपॉन dr। तो तीव्रता जो होती है विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। तो E बराबर माइनस dV अपॉन dr। माइनस आपका ये बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है इसकी अपोजिट होगी विभव प्रवणता के, तो न्यूटन प्रति कूलम। आवेशित कण की गति के लिए फॉर्मूला K बराबर VQ है। इसमें आपको ज़्यादा तैयार नहीं करना है, केवल फॉर्मूला को ध्यान रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी आपको केवल वैल्यू ही याद करनी है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रकार की ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कूलम नहीं कहेंगे, कूलम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए। यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये ऊर्जा बन गई है, तो इसलिए यहाँ पे जूल लगाएंगे। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो दो आवेश जब रखे होते हैं और अनंत से हम लाए जाते हैं आवेश को, एक आवेश को दूसरे आवेश के पास लाते हैं किसी सिस्टम के अंदर, तो कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, उसके लिए फॉर्मूला है 1/4 के इंटू Q1 Q2 अपॉन R जूल। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा कही जाती है। वैद्युत धारिता, इंपॉर्टेंट टॉपिक। धारिता का सूत्र है C बराबर Q अपॉन V, मात्रक है फैराड और कूलम प्रति मीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आवेश Q है, V आपका वोल्ट है, तो फैराड होता क्या है, फैराड इसका मात्रक है। धारिता क्या है, धारिता को आप जैसे समझेंगे जैसे किसी बाल्टी में मान लीजिए 5 लीटर दूध आ जाता है, तो हम कहेंगे बाल्टी की जो धारिता है वो केवल 5 लीटर है। ऐसे ही यहाँ पर वैद्युत धारिता शब्द है, तो ये वैद्युत धारिता ये कंडेंसर के लिए यूज होता है, इसे हम कैपेसिटर या संधारित्र कहते हैं। आजकल हम संधारित्र या कैपेसिटर कहते हैं फिजिक्स के टर्म में, लेकिन पुरानी टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं कंडेंसर, जो पंखों में लगा होता है। तो पंखा को जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट दी जाती है तो उसमें लगे हुए कंडेंसर चार्ज हो जाता है, तो इसका मतलब है वो चार्ज हो जाता है, तो इसका मतलब वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, आवेश को स्टोर कर लेता है। तो वही चीज़ है कि उसकी कितने आवेश को वो इकट्ठा कर रहा है, कितने आवेश को स्टोर कर रहा है, वही होती है वैद्युत धारिता। अगला टॉपिक है आपका गोलीय चालक की धारिता C। गोलीय चालक का मतलब एक गोला होता है और उसको हम आवेश देते हैं, तो उसकी धारिता टोटल कितनी होगी, उसके लिए आपका ये फॉर्मूला है C बराबर 4πε0 इंटू R। इसका बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, आप तैयार कर सकते हैं। तो 4πε0 की जो वैल्यू है वो 1/9 इंटू 10⁹ होती है, तो वो रखेंगे हम, तो R/9 इंटू 10⁹ फैराड हो जाएगी। अगला है देखो टॉपिक, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। समांतर प्लेट क्या होती हैं,
कि एक प्लेट के सामने दूसरी प्लेट होती है और एक प्लेट प्लस की होती है और दूसरी प्लेट माइनस की होती है। इसको कहते हैं समांतर प्लेट। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हमारा जो फॉर्मूला है C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। स्मॉल डी क्या होती है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कहते हैं। ए क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल है, कितना एरिया है। के क्या है? परावैद्युतांक है, प्लेट के बीच में जो कोई मीडियम है, जो कोई पदार्थ भरा हुआ है, जैसे कंडेंसर को तोड़ के देखते हैं तो उसके अंदर जो निकलता है मटेरियल पिन्नी जैसी, तो उसको कहते हैं, उसका जो परावैद्युतांक है वो के होता है। अब इसको देखो आगे हमने थोड़ा सा ड्राइव किया है, थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। तो यदि निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 हो जाती है तो सी की जगह पर सी नॉट लिखेंगे, के की जगह 1 लिख देंगे, इसलिए के हट जाएगा, बचेगा आपका ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये बचा। यदि हम ऐसा करें इस सी में सी नॉट का भाग लगा दें तो इसकी वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, केवल बचेगा के। तो हम कह सकते हैं सी अपॉन सी नॉट बराबर होगा के। अगला देखिए पॉइंट को हम समझते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो समांतर प्लेट की धारिता है सी, इसका फॉर्मूला है ये के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इसको धारिता कब बढ़ेगी और कब घटेगी हमें ये देखना होगा। तो देखिए धारिता सी, तो इस टॉपिक को जैसे हमें समझना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो हमें इसके लिए धारिता यानी सी कब बढ़ सकती है किसी समांतर प्लेट की संधारित्र की और कब घट सकती है, इसके लिए हमें इस फॉर्मूले पर ध्यान देना होगा कि इसमें के परावैद्युतांक है, यानी पदार्थ का मीडियम में के की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी सी की वैल्यू बढ़ेगी। प्लेट का क्षेत्रफल ए ज़्यादा होगा तभी सी की वैल्यू बढ़ेगी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? आपकी वैद्युशीलता ज़्यादा होगी, यानी ये तो वैसे भी कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। स्मॉल डी क्या है? प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ा दें, देखो डी आ रही है बटे में आ रही है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो सी की वैल्यू घटेगी, उल्टा काम होगा यहाँ। तो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो सी की वैल्यू कम हो जाएगी। ये हमारे पॉइंट यहाँ, इसके लिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आगे है देखो, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मतलब कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र है उसके अंदर कोई भी मटेरियल जो भरा हुआ है वो पूरी तरह से नहीं है, कुछ जगह में है। इसका मतलब ऐसे करके कोई टी मोटाई की प्लेट रखी हुई है तो यह बीच में एयर है यहाँ पर, तो आंशिक रूप का मतलब बहुत ही कम उसमें परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। उसके लिए फॉर्मूला होता है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे है ये बटे डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। टी क्या है? तो इसके अंदर जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी की मोटाई है वो टी हो जाती है। के है परावैद्युत पदार्थ जो भरा हुआ है उसका परावैद्युतांक के हो जाता है, और ए है प्लेट का क्षेत्रफल। एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और डी है प्लेटों के बीच की दूरी। तो ये फॉर्मूला होता है। अगला है देखो, संधारित्रों को यानी कि कंडेंसर को हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एक संधारित्र से हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पूरा काम नहीं होता है, तो हमें श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ने पड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम का मतलब है कि एक ही तार में उनको सीरियल से जोड़ते चले जाएं, तो हम कहेंगे श्रेणी क्रम में हमने कंडेंसर जोड़ दिए हैं, मतलब संधारित्रों को जोड़ दिया है। दूसरा समांतर क्रम होता है कि अलग अलग तार में जोड़ते हैं, तो उसे समांतर क्रम कहते हैं। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में की जाती है। तो यहाँ देखेंगे श्रेणी क्रम में क्या है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और समांतर क्रम में c बराबर c1 c2 c3 होता है। तो श्रेणी क्रम के लिए बटे में फॉर्मूला चलता है और समांतर क्रम के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला चलता है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये कंडेंसर है, इसको श्रेणी में जोड़ेंगे तो ऐसे करके जोड़ते चले जाएंगे, तो श्रेणी क्रम में होगा। समांतर क्रम का मतलब इसको हम अलग अलग तार देंगे, ये तार अलग है, इसके लिए ये अलग है, इसके लिए ये अलग है, तो ये सब समांतर में हो जाते हैं। तो इस तरह से श्रेणी और समांतर क्रम होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, श्रेणी क्रम में आपके जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, वो न्यूमेरिकल इन्हीं फॉर्मूले से निकाला जाता है। अगला टॉपिक है आपका दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर। दो आवेशित चालक का मतलब एक चालक आपका ये है और एक चालक आपका ये है,
इनको दोनों को जोड़ दिया जाए। इस चालक का मतलब जिसमें करंट फ्लो हो जाता है, तो इनको जैसे ही जोड़ते हैं इस पे आवेश की मात्रा ज़्यादा है, इस पे आवेश की मात्रा कम है, तो यहाँ से इधर की ओर आवेश जाएंगे। और कब तक जाते रहेंगे? जब तक दोनों के आवेश सामान्य हो जाए, मतलब दोनों के विभव सामान्य हो जाए, तब तक इन पे आवेश ट्रांसफर होते रहेंगे। तो इसका मतलब यही है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर क्या कंडीशन बनेगी? नंबर 1, उभयनिष्ठ विभव यानी कॉमन विभव, दोनों का बराबर विभव हो जाएगा, वो वाला विभव की बात चल रही है। तो उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला होगा V बराबर C1 C2 प्लस C2 C3 बट्टे C1 प्लस C2 हो जाएगा। और यहाँ से तो V का फॉर्मूला आपका ये है C1 प्लस C2 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये कॉमन विभव है, दोनों जो चालक हैं उनका ये कॉमन विभव है, यानी कि उभयनिष्ठ विभव है, पोटेंशियल है। तो अब जैसे ही हम क्या करते हैं, एक चालक को दूसरे चालक से किसी तार से जोड़ते हैं, तो होता क्या है, कुछ जो पावर है, कुछ जो ऊर्जा है वो लॉस हो जाती है। तो कितनी लॉस होगी ऊर्जा, उसके लिए फॉर्मूला देखो, डेल्टा यू बराबर है 1/2 C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, और कोष्टक में है यहाँ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है। तो ये ऊर्जा ह्रास के लिए फॉर्मूला है। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, का फॉर्मूला क्या है, U या W कह सकते हैं इन दोनों को। तो 1/2 Q²/C, इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, Q बराबर C भी लगा सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 1/2 CV² हो जाएगा, और इसे थोड़ा और बदलेंगे 1/2 VQ, यानी स्थितिज ऊर्जा के आपका ये भी फॉर्मूला है, इसको भी हमने ड्राइव किया, इसको भी किया। तो आपको ये फॉर्मूले से कुछ सवाल आ जाते हैं कभी कभी। तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला U बराबर है 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E²। यदि K निर्वात के लिए हम K की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो K यहाँ से हट जाएगा, बचेगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² जूल प्रति मीटर क्यूब। क्यों, घनत्व है तो जूल प्रति मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा मात्रक इसका। अब आगे देखिए, संधारित्रों के उपयोग कहाँ कर सकते हैं। कंडेंसर के आप उपयोग कहाँ कर सकते हैं, पंखों में आपको पता है लगे ही होते हैं। तो उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि ऊर्जा को संचय करना, यानी एनर्जी को स्टोर करना है, आवेश का संचय करना, चार्ज को स्टोर हो जाते हैं। वैद्युत उपकरणों में हमने बताया ही अभी, पंखों में लगे होते हैं, और आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी लगे होते हैं। अगला इसमें पॉइंट है वान डे ग्राफ जनरेटर। ये जनरेटर है, और इससे हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं वान डे ग्राफ जनरेटर से। तीसरा आपका देखो चैप्टर है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से देखो वैद्युत धारा का फॉर्मूला आपने पढ़ाई होगा, I बराबर होता है Q/T, लेकिन Q का भी फॉर्मूला होता है Q बराबर NE लगा देंगे तो बटे T। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, दूसरा मात्रक इससे भी निकाल सकते हैं। धारा का आवेश का मात्रक Q का हो जाएगा कूलम, प्रति समय का हो जाएगा सेकंड, कूलम पर सेकंड हो जाएगा। तीसरा देखो पॉइंट लेते हैं, अनुगमन या अफवाह वेग। अनुगमन वेग को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब किसी तार को किसी बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ के दोनों टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो उसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो ड्रिफ्ट करने लगते हैं। तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही, उस अनुगमन वेग को ही यहाँ पे अफवाह वेग भी कहते हैं। तो VD बराबर फॉर्मूला है I/ANE। N है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A क्षेत्रफल है, और I धारा है यहाँ। तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि वेग है तो मीटर पर सेकंड होगा। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला है ρ बराबर R/A/L। R प्रतिरोध है, A क्षेत्रफल है किसी तार का, और वो तार की लंबाई है। ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, इस तरह की। इसको हम E/J, इसके विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हम E और J से भी बना सकते हैं। E है आपकी वैद्युत क्षेत्र और J है धारा घनत्व। तो हम कह सकते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध ρ है वो वैद्युत क्षेत्र E और धारा घनत्व J के अनुपात को बट्टे में कहेंगे अनुपात, यानी E और J का अनुपात ρ कहलाता है। मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला W बराबर VQ है। इसको थोड़ा कन्वर्ट करते हैं तो आपका Q बराबर IT लगा देंगे तो V ये हो जाएगा VIT,
और यहाँ वी बराबर आई आर लगा देंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा आई स्क्वायर आर टी, और इसको भी थोड़ा सा बदलेंगे ओम के नियम से तो वी स्क्वायर अपॉन आर टी जूल हो जाएगा। वैद्युत शक्ति का पी बराबर डब्ल्यू बटे टी होता है, क्योंकि डब्ल्यू के जितने ये फॉर्मूले हैं इसमें टी से डिवाइड करिए, तो यहाँ करेंगे डिवाइड तो टी कट जाएगा तो वी आई बचेगा, यहाँ करेंगे टी कट जाएगा तो आई स्क्वायर आर बचेगा, यहाँ टी कटेगा तो वी स्क्वायर अपॉन आर वाट, क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है, जेम्स वाट के नाम पे रखा गया है वैज्ञानिक के। अगला पॉइंट देखिए विद्युत वाहक बल ई बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, तो वोल्ट या जूल प्रति कूलम। तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। अगला पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों ही किरचॉफ के नियम पूछे जाते हैं। प्रथम नियम को संधि का नियम कहते हैं, जंक्शन रूल कहते हैं, या केसीएल करंट किरचॉफ लॉ भी कहते हैं। तो केसीएल जो है उसका सिग्मा आई बराबर 0 होता है, इसमें किसी भी संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग हमेशा 0 होता है, इसलिए सिग्मा आई बराबर 0 कर देते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई इंटू आर। हम कहेंगे कि कोई इसमें क्या है, इससे लूप का नियम भी कहते हैं, क्योंकि लूप पूरी तरह से बंद होता है तो इसे हम लूप का नियम या वोल्टेज का नियम, पहला नियम धारा को बताता है, दूसरा नियम वोल्टेज को ही बताता है, तो ई एक प्रकार के वोल्टेज ही हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 2 या 3 या 4 सेल लगा देते हैं, उसमें कोई हम सर्किट तैयार करते हैं, उसके अंदर 2-3 बल्ब लगा दें या कोई भी हम प्रतिरोध लगा दें, तो उसमें जो टोटल जितने सेल लगाए हैं उनके वोल्टेज को जोड़ें, सिग्मा ई जोड़ें, तथा उसमें क्या करें, उस सेल वोल्टेज करंट भेजेंगे तो करंट आई का गुणा, और जिसमें प्रतिरोध लगे होंगे यानी कि बल्ब लगे होंगे उनमें गुणा करेंगे, यानी कितनी कितनी धारा जा रही है। तो आई और आर के गुणा का सम्मेशन योग, सम्मेशन मतलब बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, सभी विद्युत वाहक बल ई के बीजगणितीय योग के, सिग्मा बताएगा बीजगणितीय योग के बराबर है। व्हीटस्टोन सेतु आपका फॉर्मूला है पी बट्टे क्यू बराबर आर बट्टे एस। इसमें मीटर सेतु के बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। ई वी आर, ई क्या है विद्युत वाहक बल, वी क्या है आपका टर्मिनल वोल्टेज, आर है आपका आंतरिक प्रतिरोध, इसमें क्या संबंध होता है, ई बराबर वी प्लस आई आर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पूछा जाता है। विभवमापी, विभवमापी का काम क्या है कि वोल्टेज को नापना, बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू देता है ये विभवमापी, इसे हम पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला आता है ई बराबर वी बराबर के एल। तो आप इन 3 टॉपिक के बारे में, हमने 3 चैप्टर के बारे में पढ़ा है, इंपोर्टेंट टॉपिक, आपका 3 चैप्टर से रिवीजन भी हुआ होगा और हमने इंपोर्टेंट टॉपिक भी लिख दिए हैं। तो इससे आगे आने वाली वीडियो में हम अगले चैप्टरों को पढ़ेंगे, बारी बारी से पूरी फिजिक्स के वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।